हाय एवरीवन, आई एम रोहित देयर आइल्स टीचर एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक पूरा रीडिंग पैसेज इन विच वी आर गोइंग टू फर्स्ट सॉल्व summary completion and then we are going to solve true false not given questions. Let me tell you, this is the latest pattern exam. ये हम latest pattern के हिसाब से ही solve करेंगे. Let's see. So we are solving the history of class. So solve करते हैं. Let's say fill-ups. Whenever we solve fill-ups, हमें ये देखना ज़रूरी है कि blank में option क्या आएगा. That is just a basic. So let's see. Early human used a material called to make sharp points of their dash. So early humans कोई material use करते थे. Let's see. कौन सा human use करते थे? कौन सा material use करते थे? Let's see. From our earliest origins, देखो early का synonym earliest मिल गया. Man has been making use of glass. Historians have discovered that a type of natural glass, obsidian, formed in places such as mouth of volcano as a result of intense heat of an eruption melting sand, was first used as tips for spears. Now, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये हमारे डबल हाइफन्स. इसका मतलब होता है कि आइडिया भी कंप्लीट नहीं है. That means आइडिया इज नॉट कंप्लीट. That means जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा तब तक हमें पढ़ना है और मीनिंग निकालना है. तो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सेम मतलब है. हिस्टोरियन ने एक नेचुरल ग्लास को फाइंड किया जिसका नाम है ऑब्सीडियन, और यही ऑब्सीडियन है जिसको यूज किया गया था. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ एक्चुअली डबल हाइफन्स आर यूज्ड. सो इसके लिए जरूर ध्यान रखना, जब भी डबल हाइफन्स दिए हो फुल स्टॉप तक आपको पढ़ना है और एक कलेक्टिव मीनिंग निकालना है. जो सब्जेक्ट होगा उसी को वर्ब की तरह आगे यूज किया होगा. सो फाइंड द लिंकेज एंड सोल्व. चलो आगे आते हैं हम. सो इसका आंसर लिखते हैं. सो उन्होंने यूज किया ए टाइप ऑफ ग्लास दैट्स नेम वाज ऑब्सीडियन. स्पेलिंग एक बार आखिरी में चेक कर लेंगे. टू मेक द शार्प पॉइंट्स ऑफ देयर, तो किसी चीज का शार्प पॉइंट्स बनाने के लिए इसे यूज करते थे. तो क्या ऑब्जेक्ट था? लेट्स सी व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट जिसका शार्प पॉइंट वो बनाते थे. अब देखो, हम काफ़ी बार एडजेक्टिव से भी अपने आंसर फाइंड करते हैं. तो हम ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं जिसके शार्प पॉइंट्स हो. ऑलराइट, लेट्स रीड. तो जहाँ शार्प पॉइंट्स की बात होगी, जिस चीज़ की बात होगी, उसी को हम पिकअप करेंगे एज आंसर्स. वाज फर्स्ट यूज एज टिप्स फॉर देयर स्पेयर्स. अब देखो, टिप्स क्या होती है? शार्प पॉइंट का सिनोनियम होता है. दैट मीन्स वी गॉट. एंड शार्प पॉइंट किसका था? वो टिप्स किसकी थी? स्पेयर्स. सो आवर आंसर इज स्पेयर्स. Let's see question number 3. 4000 BC. ये फाइंड करना बहुत आसान होगा. जब 4000 BC की बात होगी, टाइम पीरियड इज बीन गिवन. डैश मेड ऑफ स्टोन. ऐसी कोई चीज थी जो स्टोन से बनी हुई थी. और बड़ा सिंपल है, हमें फाइंड करना है 4000 BC में ऐसी चीज जो स्टोन से बनी थी. लेट्स सी. 4000 BC they're mentioning here. तो यहाँ से पढ़ते हैं इसी के बाद. Archaeological have found evidence of man-made glass which dates back to 4000 BC. This took the form of glazes used for coating stone beads. So stone का क्या था ये? Stone की beads. So these were the beads that were made of stone. So let's write down. Let's see next. फर्स्ट सेंचुरी BC. अब इसमें भी टाइम की लिंकेज है तो आसानी से हमें इसकी लोकेशन मिल जाएगी. फर्स्ट सेंचुरी BC. ग्लास वाज कलर्ड बिकॉज ऑफ. अब ये रीजन पूछ रहे हैं ग्लास के कलर का. मटेरियल में कलर का रीजन. लेट्स सी कलर का रीजन क्या था. लेट्स सी फर्स्ट सेंचुरी BC. वेयर दे टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेंचुरी BC. फर्स्ट सेंचुरी BC. हियर फर्स्ट सेंचुरी BC. लेट्स रीड. Glass blowing became the most common way to make glass containers from the 1st century BC. The glass made during this time was highly colored. कलर की बात होगी 1st century BC में. Due to the impurities. अब because की जगह due to दे दिया, और क्या है रीजन इसका? Impurities. So let's write down. कलर impurities की वजह से हुआ करता था. Let's write down. Let's see. Until 476 AD, only the dash knew how to make glass. Knew. यही लोग जानते थे. Obviously इंसान ही जानते हैं, इंसानों के पास ही दिमाग होता है याद करने का, जानने का. So हमें चाहिए types of humans.
कौन से इंसान थे जिनको पता था ग्लास बनाना? फटाफट पढ़ते हैं। 476 AD में, 476 AD, where it is, 476 AD, here 476 AD। अब देखते हैं किन को पता था बनाना। However, they guarded the skills technology required to make glass very closely. It wasn't until their empire collapsed in that glass making knowledge became widespread throughout Europe. मतलब ये कुछ लोग थे जिनके मरने के बाद ही बाहर के लोगों को पता लगा। अब दे लगाया है ना, दे के साथ आंसर दिया है कि सिर्फ इन लोगों को पता था, उनके खत्म होने के बाद ही बाहर फैली ये बात। तो बड़ी सिंपल बात है, दे लगाया। तो जो इसका असली नाउन होगा वो ऑब्वियसली पहले वाले सेंटेंस में होगा। तो पढ़ते हैं इसे, किसकी बात हो रही है। द सीक्रेट ऑफ ग्लास मेकिंग वॉज टेकन अक्रॉस यूरोप बाय रोमन्स ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। तो किसने किया था? रोमन्स ने। रोमन्स के लिए दे यूज हुआ है और देयर यूज हुआ है। इनके खत्म होने के बाद ही पूरी खबर फैली थी ग्लास कैसे बनाना है। राइट टू इट, दे ओनली न्यू इट। तो यहाँ पे आ गया हमारा जी रोमन्स। लेट्स सी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 17th century, George Ravenscroft developed a process using dash to avoid occurrence of dash in blown glass. 17th century BC की बात है। जॉर्ज रेजमंड developed a process using, किसी चीज को यूज करके उसने एक प्रोसेस बनाई। किस चीज को यूज करके प्रोसेस बनाई? लेट्स सी, पहले 17th century जॉर्ज रॉजरक्रॉफ्ट की बात करते हैं। अब इसको ये आपको तभी पता लगेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपको। सो 17th century की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए 17th century का मतलब क्या होता है। If you know it, you can easily find it. 17th century actually means 1601 से लेके 1700 तक का पीरियड। So that means ये जो पीरियड यहाँ पे दिया है that is nothing but 17th century। अब पढ़ते हैं जॉर्ज रोजवेल्ट ने क्या चीज यूज की थी। Let's say a major milestone in the history of glass occurrence with the intervention of lead glass crystal by the manufacturer George Ravenscroft. He attempted to counter the effect of clouding that sometimes occurred in blown glass by introducing lead to the raw material. तो क्या चीज यूज की उसने? lead यूज किया। So he used lead to avoid occurrence of dash in blown glass. तो किसी चीज को अवॉइड करना चाहता था वो, किस चीज की occurrence को अवॉइड करना चाहता था, किस चीज की occurrence को अवॉइड करना चाहता था? Let's see, that is very simple। वहीं पे पढ़ते हैं। A major milestone, lead crystal glass by the English glass manufacturer George Ravenscroft, 17th century. He attempted to counter the effect of clouding. So वो किस चीज को अवॉइड करना चाहता था? अवॉइड की जगह काउंटर लिखा है। किस चीज को? क्लाउडिंग को। Let's write down. Let's quickly write down clouding. Let's see next 8 मिड 19th सेंचुरी। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है तो लोकेशन आसानी से मिल जाएगी। मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी का क्या मतलब होता है जी? 1850 के आसपास। सो ये ध्यान रखना है हमेशा, ये सेंचुरीज का लॉजिक आपको पता होना चाहिए तो आपका सोल्यूशन इजी हो जाएगा। ब्रिटिश ग्लास प्रोडक्शन डेवलप्ड आफ्टर चेंजेस टू लॉज कंसर्निंग। ब्रिटिश ग्लास प्रोडक्शन डेवलप हुआ जब किसी चीज में चेंज किया गया। लेट्स से किस चीज में चेंज किया गया? लेट्स रीड। लेकिन 1850 हम ढूंढ रहे हैं, मिड 19th सेंचुरी ढूंढ रहे हैं। सो 1845, दिस इज मिड 19th century. In Britain, the modern glass industry only really started to develop after the repeal of Excise Act. मतलब ये डेवलप होने लगा एक्साइज एक्ट के रिपील होने के बाद, जिसमें बिफोर दैट टाइम हैवी टैक्सेस हैड बीन प्लेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ग्लास मेल्टेड। सो क्या चीज रिपील कर देगी उन्होंने? क्या करा? एक्साइज एक्ट खत्म किया, उसके अंदर टैक्स जो था, देखो अब इसमें ना बच्चे कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई उन्होंने हटाया तो वो कंसाइज, लेट्स से एक्साइज एक्ट। अब देखो एक्साइज एक्ट की जगह लॉज लिखा हुआ है और उस लॉज में क्या चीज थी वो हमें फाइंड करना है। तो उस लॉज के अंदर टैक्सेस थे। ऑलराइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 to 13, दीज आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एक क्वेश्चन पहले से क्या है? लेट्स सी,
हाउ दे हैव टू बी सोल्ड। सो लेट्स सी इनको सॉल्व करके देखते हैं। So, पहले देखते हैं क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा हुआ है। एवरी क्वेश्चन हैज डिफरेंट लॉजिक। मैं इसको आज बिकॉज वी आर डूइंग इट इन वर्ड तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके सॉल्व करूंगा। सो इसका लॉजिक है द सुपरलेटिव डिग्री। सो सुपरलेटिव डिग्री है मतलब इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। सो इसकी फॉल्स स्टेटमेंट कब होगी, अगर इसके कोई इक्वल हो जाए या इससे बेटर हो जाए तो ये फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। एचएम एशली हैड द फास्टेस्ट बॉटल प्रोड्यूसिंग मशीन। तो इस टाइम इसके पास सबसे तेज मशीन थी। अगर वहां पे ऐसा प्रूव हो जाए कि इसके बराबर है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है जी सबसे फास्ट थी इसके पास मशीन। सो दे आर सेइंग फास्टेस्ट मशीन थी इसके पास। अगर वहां पता लग जाए कि इसके बराबर कोई फास्ट मशीन थी या इससे बेटर थी तो ये फॉल्स जाएगा। पढ़ते हैं जी 1887 एचएम एशली की बात। 1887 एचएम एशली, 1887 एचएम एशली, फटाफट पढ़ते हैं। 1887 देखो 1887 सीधा सीधा टाइम पीरियड मिल गया। अब एचएम एशली को ढूंढना है हमें। एचएम एशली भी आ गए जी। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। तो ये लिख रहे हैं कि इसकी मशीन सबसे तेज थी उस टाइम पे, इससे ज्यादा तेज कोई मशीन नहीं थी। बस ये चीज चेक करनी है हमें। लेट्स सी। ओनर एचएम एशली इंट्रोड्यूस्ड अ मशीन केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। उसने मशीन इंट्रोड्यूस की, मशीन की बात हो गई इसकी, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 बॉटल्स पर आवर इन कासलफोर्ड, यॉर्कशायर, इंग्लैंड, मोर देन 3 टाइम्स क्विकर देन एनी प्रीवियस प्रोडक्शन मेथड। तो ये लिखा है जी वो अपने टाइम की किसी भी मशीन से 3 गुना ज्यादा फास्ट थी। दैट मीन्स द पैसेज सेज जो उसकी मशीन थी फास्टर 3 times faster than any other machine at that time. Indirectly it means indeed it was the fastest. मतलब उसके बराबर कोई थी ही नहीं स्पीड में, वो सबसे 3 गुना ज़्यादा थी। That means this statement is true. So this answer is right away true. So it is not false because कोई भी मशीन उसके बराबर नहीं थी बल्कि 3 गुना ज़्यादा स्लो थी। This is let's see 10th. Michael Owens was hired by a large company to design. देखो यहाँ क्या लिखा है, Michael Owens was hired by a large US company. मतलब उसको जॉब पे रखा गया था फुल्ली ऑटोमेटेड बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनाने के लिए। बड़ा सिंपल है। अगर उसे जॉब पे नहीं रखा गया होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ये सीधा वर्ब बेस्ड है। वर्ब बेस्ड में सिंपल होता है, अगर वो कहते हैं कि पानी पिया इस बंदे ने और उसने पानी नहीं पिया होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इस बंदे को जॉब पे रखा गया। अगर जॉब पे नहीं रखा गया होगा तो फॉल्स रहेगा। लेट्स सी माइकल ओवेंस की बात करते हैं, उसी की बात पढ़ेंगे। Then in 1907 the first fully automated machine की बात हो गई। Let's see. Was developed in the USA by Michael Owens, founder of the Owens Bottle Machine Company and installed in its factory. अब देखो यहाँ पे बात हुई है अगेन सेम डबल हाइफन वाला लॉजिक है। डबल हाइफन मीन्स अगेन पूरी बात यहाँ पे नहीं हुई है, पूरी बात आगे है। तो माइकल ओवेंस क्या था, फाउंडर था कंपनी का, उसे किसी ने जॉब पे नहीं रखा था। दैट मीन्स उसने फुली ऑटोमेटेड कंपनी मशीन बनाई और उसे किसी ने हायर नहीं किया था। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दैट मीन्स ये प्रूव हो गया कि उसे हायर नहीं किया था। तो पैराग्राफ क्वेश्चन says he was hired. Passage says he started his own company. These two are completely different opposite ideas. Job करना और company शुरू करना is completely different thing. That means this is contradictory information and this answer is false. Let's see next. Nowadays most glass is produced by large international manufacturers. तो यहाँ पे लॉजिक है हमारा most glass। जो most glass है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, large international manufacturers। तो इस केस में दो केस में ये फॉल्स हो सकता है, या तो ये पता लग जाए कि मोस्ट ग्लास है कोई और प्रोड्यूस कर रहा है या ये इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स क्विकली रीड दिस कि कहाँ पे बात हो रही है क्वांटिटी की, कौन सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है। देखो आज नाउअडेज की बात यहाँ पे हो रही है।
टुडे, नाउडेज का सिनोनिम मिल गया हमें टुडे। देखते हैं जी। Glass making is big business. It has become a modern high-tech industry operating in a fiercely competitive global market where quality design and service levels are critical to maintaining market share. Modern glass plants are capable of making millions of glass containers a day in many different colors, with green, brown and clear remaining the most popular. Few of us can imagine modern life without glass. It features, अब देखो यहीं पे बात हुई है, तो ग्लोबल जो मार्केट है बॉटल मेकिंग का बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव है। कंपेटिटिव का क्या मतलब होता है जी? प्राइस बहुत कम होगा, प्राइस बहुत कंपेटिटिव है, दैट इज व्हाट द मीनिंग हियर इज। बट यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि क्या सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है। दैट मीन्स दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट क्वांटिटी। सो लेट्स से क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन इज क्वांटिफाइंग, व्हाट क्वेश्चन इज डूइंग, question is it is quantifying मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल कर रहे हैं, लेकिन पैसेज में प्रोडक्शन क्वांटिटी कहीं पे दी ही नहीं। प्रोडक्शन क्वांटिटी पता होगी तभी तो हम डिटरमाइन कर पाएंगे ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे। सो दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट प्रोडक्शन क्वांटिटी। लेट्स सी 12th, कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट इज लीडिंग टू, ये बड़ा सिंपल है। ये क्या दिया है? रीजन दिया है। क्वेश्चन क्या है? रीजन बेस्ड है। रीजन क्या दिया? एनवायरनमेंट। देखो रीजन बेस्ड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बड़े सिंपल होते हैं। अगर इसके अलावा इन्होंने बताया है ग्लास कंटेनर्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न्स है, अगर इसके अलावा कोई और रीजन दे दिया तो फॉल्स जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कह दें, अगर ये कह दें कि भाई प्रॉफिट की वजह से ज़्यादा ग्लास कंटेनर्स बनाए जा रहे हैं, तो ये सीधी बात क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अगर रीज़न चेंज होता है तो इन्होंने रीज़न दिया है एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट के अलावा कोई रीज़न हो तो फॉल्स जाएगा। रीज़न वाले क्वेश्चंस में ऐसा होता है। सो लेट्स सी कि डिमांड क्यों बढ़ रही है ग्लास बॉटल्स की। लेट्स सी, तो यहाँ तक बात नहीं हुई थी इसकी, आगे पढ़ते हैं। Glass is iron material for recycling, and with growing consumer concern for green usages, glass bottles and jar becoming even popular. तो यहाँ पे बात हो गई जी। तो यहाँ पे क्या है? रीजन क्या है पॉपुलर होने का? ग्रीन इश्यूज। ग्रीन एक्चुअली इज सिनोनिमस टू एनवायरनमेंट। So let's see, glass bottles and jars are becoming ever more popular. So बड़ी सिंपल बात है। रीजन उन्होंने क्या बताया कि yes indeed, रीजन एनवायरनमेंट ही है, एनवायरनमेंट की वजह से ही पॉपुलर हो रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो सेइंग द रीजन इज ग्रीन इश्यूज, और लेट्स से इसका सिनोनिम एनवायरनमेंट ही होता है। दिस मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स सी 13, it is more expensive to produce recycled gas than to manufacture glass. सीधे this is comparison based question. So they're saying that recycled glass is more expensive than new glass when it comes to cost of manufacturing. बड़ी सिंपल चीज़ है। अब हमें देखना है, सच में ये कंपैरिजन चेक करना है कि सच में क्या रिसाइकल ग्लास ज़्यादा महंगा है न्यू ग्लास मैन्युफैक्चर करने से। लेट्स सी दिस थिंग हियर। Glass bottles are becoming, इसके बाद glass recycling is good news for the environment. It saves used glass containers being sent to landfill, as less energy is needed to melt recycled glass than to melt down raw materials. This also saves fuel and production cost. So simple बात कह रहे हैं कि because raw material नहीं एक्सट्रैक्ट करने पड़ते, पुराने raw material यूज हो जाते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है। So here passage says that जो हमारा रिसाइकल्ड है ग्लास है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। दैट मीन्स अगर कॉस्ट की बात करें तो न्यू ग्लास के कंपैरिजन में कम होगा। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल ऑलरेडी है उसे बस मेल्ट डाउन करना पड़ता है उन्हें पूरे रॉ मटेरियल को मेल्ट डाउन नहीं करना पड़ता। जो पुराना ग्लास है टूटा फूटा उसे कोई मेल्ट करके ये अपना बना सकते हैं। दैट मीन्स दे सेव ए लॉट ऑफ मनी। दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्रडिक्टरी। अगर आप देखें ये कंपैरिजन के ग्राउंड हमारे हो गए उल्टे। सो क्वेश्चन कहता है ये है जी ग्राउंड, कहता है रिसाइकल ग्लास ज़्यादा महंगे, और पैसेज कहता है जी कि रिसाइकल तो बहुत अच्छे हैं और पैसे भी बचाते हैं। दैट मीन्स
दिस स्टेटमेंट इज false. So that's all in today's reading. अब इसमें हम फटाफट जो भी सिनोनिम्स है वो कवर अप करते हैं कि क्या क्या सिनोनिम्स आज में हमारे थे इसमें. सिनोनिम्स, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. अब ये भी देखना जरूरी है कि भाई सिनोनिम्स क्या यूज किए थे इन्होंने. क्वेश्चन वाइज देखेंगे सभी. अर्ली ह्यूमन, तो अर्ली के लिए उन्होंने यूज किया था, अर्लीस्ट. काफी बार वर्ड फॉर्म्स भी चेंज करके सिनोनिम की तरह ट्रीट करते हैं उन्हें. मेक शार्प पॉइंट की जगह उन्होंने यूज किया था टिप. नेक्स्ट, बीच मेड ऑफ स्टोन वर कवर्ड इन कोटिंग. अब कोटिंग की जगह उन्होंने यूज किया था कोटिंग ही किया था. नेक्स्ट, ग्लास वॉज कलर्ड बिकॉज ऑफ डैश इन द मटेरियल. उन्होंने बिकॉज ऑफ की जगह लिखा था ड्यू टू. रीजन के लिए नहीं यूज किया था इन्होंने. कट डाउन कर लेते हैं इसको. वाई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आप थोड़ा सा अच्छे से देखना शुरू कर दोगे अपनी रीडिंग को कि अगर हम सिनोनिम समझ लें तो. Let's say until this only dash type of humans knew how to make glass. तो इसका आंसर है रोमन्स. ऑब्वियसली हम ह्यूमंस को देख रहे थे. न्यू हाउ टू मेक ग्लास. तो देखिए कहाँ पे रोमन्स वाला. इसमें मेरे ख्याल से कोई सिनोनिम था. रोमन्स. द सीक्रेट ऑफ ग्लास मेकिंग. सो उन्होंने दिया ओनली न्यू. सिर्फ उनको पता था, सिर्फ उन्हीं को पता था. इसका उन्होंने दिया है सीक्रेट. लेट्स सी. ये लैंग्वेज समझिए, ज़्यादा कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं, बस घुमा रखी होती है हल्स में. बस इसी चीज़ का हमें दिमाग खराब होता है. लेट्स सी. लेट टू अवॉइड द अकरेंस. अवॉइड की जगह क्या लिखा था इन्होंने? अवॉइड की जगह इन्होंने लिखा था प्रिवेंट लिखा था. नेक्स्ट, नाउ लेट्स सी कि हम सिनोनिम्स कॉपी करते हैं. देखते हैं यहाँ पे और क्या दिया है. अब देखो लॉस की जगह उन्होंने लिखा था एक्साइज. देखते हैं जी. एक्साइज लॉ की जगह क्या लिखा था? एक्साइज. यहाँ पे थी बात, ऊपर थी शायद. एक्साइज एक्ट. सो ये चीज़ का ध्यान देना है क्योंकि हम गलत आंसर भी लिख सकते हैं. हमें सेम चीज़ नहीं लिखनी है. जिसका सिनोनिम दिया है उसको लिखना ही नहीं है. सो लेट्स सी और क्या सिनोनिम्स थे हमारे आज. 9th वाले क्वेश्चन में कोई सिनोनिम था क्या? Let's see. Ashley had fastest bottle producing machine that existed at that point in time. ठीक है, इसमें कुछ नहीं था सिनोनिम में. Let's see. Was hired by. No. हाँ, इसमें एक एंटोनिम मिल गया था हमें. हायर का होता है ओन ए कंपनी. ये क्या है? एंटोनिम मतलब उल्टा. खुद की कंपनी चलाना और कहीं से जॉब करना. ये एंटोनिम हो गया जी. लेट्स सी हायर्ड वाला. नाउडेज मोस्ट क्लासेस प्रोड्यूस बाय लार्ज इंटरनेशनल कंपनी. सो इसमें नाउडेज का क्या सिनोनिम था हमारा? नाउडेज का था, इन्होंने लिखा था टुडे. सब चीज़ों पर ध्यान देना है हमें. नेक्स्ट लेट्स सी. क्या लिखा है? लीडिंग टू का भी सिनोनिम था, इन्होंने कुछ लिखा था. ग्रीन इश्यूज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को इन्होंने लिखा है ग्रीन इश्यूज. लेट्स राइट ऑन. Environmental concern, they have written down green issues. Let's see next. More expensive, so they have talked about
production costs. So they have said less production costs, and that was the antonym, that means opposite. So these were the vocabulary words that were used here. So let's write down synonyms and let's write down antonyms separately. So these are the antonyms of today's reading and synonyms together. So you can watch the video, replay it, and try and understand. This is the new pattern of exam. This pattern is indeed very simple in comparison to past reading questions. So अगर ऐसा एग्जाम आता है तो आप आसानी से पास कर सकते हैं. Keep in mind these things. Thank you everyone. We're going to meet again when I make a new video.